साथियों नमस्कार। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ रोहन कायडे साहब अवेलेबल है, जिनको लगभग 2 डिकेड का रिच एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। और आज की डेट में आईटीआई के अंदर फंड मैनेजर है और अलग अलग कंपनीज में काम किया हुआ है, अलग अलग ग्रुप में काम किया हुआ है और काफी सारे इक्विटी ब्रोकर के साथ काम किया हुआ है। तो आज अपन एडवांटेज लेंगे रोहन सर का, जितना एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, कैसे पैसा बनता है। मैं स्वागत करता हूं रोहन सर का। हाय। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रोहन, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, इंडियन इकोनॉमी फिनोमिनली वेल कर रही है। लास्ट 42-43 साल का इंडियन इक्विटी मार्केट का अगर अपन डाटा देखें तो सेंसेक्स ने लगभग 13-14-15% सीएजीआर के रूप में ग्रो किया है। तो आने वाले 1 डिकेड 2 डिकेड के अंदर आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हो? आगे जाके ऐसे इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक तो पॉजिटिव ही है। अगर हम देखें तो काफ़ी सारे मैक्रो और माइक्रो टेलविंड्स है इंडियन इकोनॉमी के लिए। जैसे हम्म। कि जीडीपी ग्रोथ 60% से ऊपर है। हम्म। इन्फ्लेशन प्रिंट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। हम्म। क्रूड प्राइस भी रेंज बाउंड है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन ओवरऑल ब्रॉड रेंज में है। राइट। आगे जाके ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, पीक पे तो है यहाँ से, और बढ़ने की तो संभावना है ही नहीं, बट आगे जाके कम हो जाएंगे, जैसे यूएस फेड के कम हो जाएंगे इंडिया में भी कम हो जाएगी। राइट। फिर करेंसी हमारी स्टेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कंपनीज के अर्निंग्स है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऐसे माहौल में आउटलुक तो काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए इंडियन राइट। इकोनॉमी के लिए। राइट। एंड आफ्टर द इलेक्शन स्पेशली जो बजट आया है उसमें ये भी हमें कॉन्फिडेंस मिला कि जो पॉलिसी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए थे गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 साल में, वो कंटिन्यू हो जाएगी। राइट। भले ही जो भी इलेक्शन का आउटकम हो, गवर्नमेंट ने जो स्ट्रैटेजी थी और जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से जो स्टेप्स लिए थे, वो स्टेप्स कंटिन्यू हो रहे हैं अभी भी। राइट। इसलिए हम काफी पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवर द नेक्स्ट डेकेड एज वेल। ओके। ग्रेट। रोहन, आज की डेट में इंडियन इक्विटी मार्केट काफी सारे लोगों को ओवर वेल्यूड लगता है, काफी सारे लोगों को लगता है कि 82,000 बहुत हायर लेवल पे जा चुका है। तो आपके हिसाब से इंडियन इक्विटी के तहत मार्केट क्या लगता है? ऑल दो हिस्टोरिकली काफी सारे जो हाई थे मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किए हुए। 2008 के अंदर 21,000 का लेवल हाईएस्ट दिखाई देता था, उसको ब्रेक किया। 2020 के अंदर 45,000 का मार्केट लेवल हाईएस्ट दिखाई देता था, उसको ब्रेक किया। ऑल्दो सचिन तेंदुलकर ने पहली बार जब सेंचुरी मारी थी तो क्रिकेट के जितने भी लोग हैं वो कहते थे कि इससे ज्यादा सेंचुरी नहीं हो सकती है। तो काफी सारी सेंचुरी उसके बाद हो चुकी है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे देखते हो, और अभी आज की डेट में आपको मार्केट कैसा पोटेंशियल दिखाई देता है? जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है तब तक आई थिंक इंडियन इकोनॉमी पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि ग्रोथ आती रहेगी। तो वैल्यूएशन ऐसे हमें आइसोलेटेड पैरामीटर देखना नहीं चाहिए। अभी वैल्यूएशन तो ठीक है, हिस्टोरिकल के हिसाब से महंगे हैं, लेकिन इसके पीछे 2-3 कारण भी है। जैसे कि अर्निंग्स ग्रोथ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कंपनीज की, और फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। राइट। सेकेंडली, कोविड के बाद काफ़ी सारे कंपनीज ने उनकी बैलेंस शीट डीलेवरेज की, और उसका बेनिफिट उन्हें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ दी ओवरऑल रेटिंग ऑफ द पर्टिकुलर कंपनीज बाय द रेटिंग एजेंसीज। फिर कोविड के बाद जो इंडियन कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट से भी काफ़ी अच्छे है। एंड लास्टली, डोमेस्टिक फ्लोज भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन को ओवरऑल देखें तो निफ्टी तो प्रीमियम पे है नहीं, ये सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है ये जो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं उनके लॉन्ग टर्म एवरेज से। लेकिन अगर उनकी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी आगे जाके भी, तो ये वैल्यूएशन प्रीमियम सस्टेन हो जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ स्लो ना हो, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ स्लो ना हो। जब तक ये पैरामीटर्स हायर लेवल पे रहेंगे तो आई थिंक जो प्रीवियस पीक है वो हमेशा बीट होते ही रहेगा। रोहन, अभी काफी सारे एक्सटर्नल शॉक्स आ सकते हैं, ये थोड़े मिड टर्म शॉर्ट टर्म शॉक्स हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। जो शॉक्स आएगी वो अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए, ग्रेट। अच्छे वैल्यूएशन पे फिर से इन्वेस्ट करने के लिए। रोहन, आज की डेट में एक लेमन इन्वेस्टर सोचता है कि मार्केट गिरता क्यों नहीं है, इसका क्या लॉजिक है? जैसे कि एसआईपी बुक्स ऑलरेडी 23,000 करोड़ पहुंच चुकी है। काफी सारा अपन इंडस्ट्री का कैश बुक देखे, अगर 1-2% भी काउंट करे तो 1 लाख+ करोड़ का कैश अवेलेबल है। आपका क्या ओपिनियन है कि मार्केट क्यों गिरता नहीं है? जैसे ही गिरता है बाइंग इतनी आ जाती है कि वापस ऊपर चला जाता है। काफी सारे लोग ह्यूज मनी लेके बैठे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मार्केट गिरने के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए। मोस्टली एक्सटर्नल शॉक्स हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म शॉक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि
अगर इंडियन इकोनॉमी बाकी इमर्जिंग मार्केट से अच्छे करे, बाकी डेवलप्ड इकोनॉमी से अच्छे करे, तो फिर मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए गिरने के कोई ऐसे रीजन नहीं मिलता है। राइट। तो अगर ऐसे सिनारियो में आई थिंक स्टेडी इन्वेस्टमेंट करते रहना ही लॉजिकल सॉल्यूशन बनता है। कैश होल्ड करके रखेंगे तो ये भी होगा कि हम होल्ड करेंगे, मार्केट 10% चलेगा, उसके बाद 5% करेक्शन पे इन्वेस्ट करें, तो राइट। नेट नेट ओवरऑल हम आगे ऊपर वाले लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर एब्सोल्युटली हम ट्रू। ज्यादा होल्ड करके रखें तो हमें ये हमारा ये मानना है कि भले ही ओवरऑल इंडेक्स लेवल जो भी हो, बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज रहेगी। स्टॉक पिकर जो होते हैं उनके लिए काफी सारे बॉटम अप उस हिसाब से नए मैक्रो और ओवरऑल एनवायरनमेंट की वजह से नए कुछ companies आ सके जिनका आउटलुक काफी इंप्रूव हो जाए। तो उस हिसाब से आई थिंक अपॉर्चुनिटीज काफी आती रहेगी, एंड इन्वेस्टर्स शुड नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक सेक्टर अगर ओवर वैल्यूड है तो दूसरे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी रहती ही है। राइट। हेलो। यस। आई एम रोहन जो, सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ या राइट नाउ आई इट एम इज। सॉरी, आई लॉस्ट यू इन द मिडल, या रोहन वेरी नाइस, अभी आज आप या कंटिन्यू कीजिए प्लीज। या अब कीजिए, या सॉरी, कुछ इशू हो रहा था नेटवर्क में। अभी अभी आप बात कर सकते हो, अभी सुनाई दे रहा है मुझे। ओके। ओके। रोहन, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अभी मार्केट में कंटिन्यूशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टर विल गेट द मनी और लंबे समय में अच्छा रिटर्न आने वाला है। जैसे आपने बताया कि अगर 10% मार्केट इंक्रीज हो गया, 5% डाउन आता है तो अल्टीमेटली वो डाउन नहीं है, अपर वैल्यू पे ही वो परचेज कर रहा है करंट लेवल से। बट एक इन्वेस्टर का फिनोमिना है, तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ जो कंटिन्यू इन्वेस्ट करेगा ही विल गेट द रिटर्न। रोहन, आज 82,000 सेंसेक्स लेवल पे आप अपना एनएफओ लेके आ रहे हो, लार्ज एंड मिड कैप, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? सो हमारे मानना है कि ये जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी है, ये काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, एंड यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहती है। हमने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म आउटलुक के स्टॉक्स जो है, जो मिड कैप होते हैं बट उनके परफॉर्मेंस की वजह से लार्ज कैप बन जाते हैं। तो ये लार्ज राइट। एंड मिड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम ये इनकी इन कंपनीज की स्टोरी पूरी तरह प्ले कर सकते हैं। जो मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बने, उन्हें उसे भी हमें एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिस हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, तो हमें लगता है कि ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के लिए एक लार्ज एंड मिड कैप फंड काफ़ी ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो इसमें दो दो चीज़ें होगी। हम्म। एक तो है कि लार्ज कैप स्टॉक जो है वो एक स्टेबिलिटी देगी, जहाँ पे स्टेबल बिजनेसेस होंगे जो अ, अ, एक बेस बना देगी इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरी होगी मिड कैप कंपनी, जो हाई ग्रोथ कंपनीज होगी। वहाँ हम्म। पे हम इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के पूरे रिटर्न देख सकते हैं। सो एक वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल सकता है एक लार्ज एंड मिड कैप फंड से, इसलिए हमें इस टाइम पे एनएफओ लेके आ रहे हैं। रोहन, आप जो लार्ज एंड मिड कैप लेके आ रहे हो, इंडस्ट्री के जो मार्केट वैल्यूएशन के तहत अपन बात करें तो टॉप 250 स्टॉक्स आप इसमें कवर करने वाले हो। फर्स्ट टॉप 100 स्टॉक्स कम इनटू द लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 स्टॉक्स कम टू द मिड कैप। तो इसमें लार्ज कैप का कितना प्रोपोर्शनल रहने की संभावना है और मिड कैप का कितना रहने की संभावना है, पर्टिकुलर आपके इस फंड के अंदर? सो सो एक तो है कि एज पर द नेचर ऑफ द कैटेगरी 35% मिनिमम लार्ज कैप में होना चाहिए, 35% मिनिमम मिड कैप में होना चाहिए। राइट। बाकी जो 30% है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो एंड डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, हम उनमें लार्ज मिड या कुछ स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। तो हमने एक कैटेगराइजेशन ऐसे किया है कि हम 30 to 40% रखेंगे एक स्टेबल कैटेगरी में, ये जहाँ पे कंपाउंडिंग हो सके। राइट। 30 to 40% हम इन्वेस्ट करेंगे एक एजाइल कैटेगरी, जहाँ पे 18 to 24 मंथ्स का भी होगा, और यहाँ पे टेक्निकल बेट्स भी होंगे और ग्रोथ स्टोरीज भी होगी। एंड 20% हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर फॉर अ लॉन्गर टर्म, जो 5 ईयर एंड अबव की होराइजन हो, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके रखेंगे ऐसे स्टोरीज जो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न दे सके। तो इस बेसिस पे हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा एक पोर्टफोलियो बन सकता है, जो वैल्यू और ग्रोथ और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी वाली कंपनीज सबका एक कॉम्बिनेशन अच्छा एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। रोहन, पर्टिकुलर आप इसमें जो कॉम्बिनेशन रख रहे हो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर कुछ स्मॉल कैप भी ले रहे हो, तो इसके अंदर पर्टिकुलर सेक्टर बायस्ड है या आप इसका किस तरह से आप देख रहे हो? डिफेंस में ले रहे हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में ले रहे हो, इंफ्रा में ले रहे हो, किस कैटेगरी में आपका फोकस्ड अप्रोच है?
सेक्टर बायस विल डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सिनेरियो, लेकिन आज के दिन में हमें लगता है कि कुछ सेक्टर जैसे है फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, कैपिटल गुड्स फ्रॉम द लॉन्गर टर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर्स है, ये काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। एंटायर मेक इन इंडिया स्टोरेज ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। तो हम इन सेक्टर्स को इमीडिएट टर्म में प्रोमिनेंस दे सकते हैं फंड में, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हम अलग सेक्टर कॉल भी ले सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। रोहन, आप जो आपका एनएफओ है, इसका हिस्टोरिकली जो बेंचमार्क है उसका क्या रिटर्न रहा है, और अप्रोक्सीमेट क्या इन्वेस्टर को डबल डिजिट रिटर्न इन फ्यूचर में मिलने की संभावना है? क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर रिटर्न्स, और पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इनटू द फ्यूचर। बट जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो इंडेक्स का क्या रहा है, पर्टिकुलर जो इसका बेंचमार्क है, और क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, क्या ये डबल डिजिट रिटर्न देगा, जैसा कि इंडियन इकोनॉमी डबल डिजिट रिटर्न में ग्रो कर रही है? You can accumulate the growth and plus inflation. सो ग्रोथ अगर देखें हम, ये कैटेगरी जो है लार्ज एंड मिड, ये स्टेबल कैटेगरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देख सकते हैं कि पिछले 10 साल का भी डेटा अगर निकाले तो फॉर सम टाइम फ्रेम लार्ज कैप फंड्स आर द बेस्ट परफॉर्मर, फॉर सम टाइम फ्रेम मिड कैप इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, फॉर सम टाइम फ्रेम स्मॉल कैप इज द बेस्ट परफॉर्मर। Right. लेकिन अगर हम लार्ज एंड मिड कैटेगरी देखें तो ये हमेशा सेकंड पोजीशन में रहते हैं, कुछ टाइम के लिए थर्ड पोजीशन में थे, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इट इज सेकंड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो ये कैटेगरी ऐसी है जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भले ही, शायद नंबर 1 कैटेगरी ना हो, लेकिन ये नंबर 4 कैटेगरी भी नहीं बन सकती है कैटेगरी। Right. Right. एंड ऑफ कोर्स वी कांट गिव एनी गारंटीड रिटर्न्स और एनीथिंग, Right. तो मैं Right. उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। राइट। रोहन, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हमारे इन्वेस्टर के लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस जिससे वो इस इक्विटी मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बना पाए वाया इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, जिसको वो अगर एक भी मिस्टेक अवॉइड करता है तो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हिस्ट्री अवेलेबल है, इंडियन म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। एक है कि आई थिंक इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी पे तो हमें बुलिश रहना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमारे फेवर में है, एंड पॉलिसी मेजर्स भी हमारे फेवर में है, एंड आई थिंक दैट हंगर अमंग कॉर्पोरेट्स भी काफ़ी अच्छी है टू डू वेल। सो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्गर टर्म के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है हमें। अभी मार्केट कंडीशन देख के एक होता है कि लमसम इन्वेस्टिंग में ज़्यादा कन्विक्शन लगता है, तो वोलेटाइल या अनसर्टन मार्केट्स में फेज डिप्लॉयमेंट कभी कभी ज़्यादा प्रूडेंट रहता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो हिसाब से क्लाइंट के रिस्क और इन्वेस्टमेंट कंफर्ट लेवल देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अगर पोटेंशियल मार्केट स्विंग का स्ट्रेस अवॉइड करना है तो फेज्ड मैनर में या ग्रेजुअल मैनर में इन्वेस्ट करना कंफर्टेबल हो सकता है, लमसम पर्सपेक्टिव में से इन्वेस्ट करने से बेहतर। ऑफ कोर्स अगर मार्केट में फॉर एनी रीजन शार्प करेक्शन दिखे तो फिर वो लमसम की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और रही बात हमारे एनएफओ की, तो हमें लगता है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट के बेसिस पे हम एक अच्छा ड्यूरेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करे इन्वेस्टर्स के लिए। रोहन, इसमें लमसम 5,000 और एसआईपी 1,000 की है, या कोई चेंजेस है जो रूटीन एनएफओ में होता है, और एनएवी 10 रुपए से स्टार्ट हो रही है, या कोई अदर एनएवी से आप स्टार्ट कर रहे हो उस एनएफओ को? नहीं, एनएवी तो 10 से ही स्टार्ट होती है, नो अदर एनएवी, एंड बाकी एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड एज पर अदर एनएफओस, नथिंग डिफरेंट। इट ओके। इज एवरीथिंग एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स ओनली। ओके। 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 थैंक यू सो मच रोहन, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच रोहन। थैंक यू, प्लेजर मीटिंग यू, हैव अ नाइस डे। सेम है, सेम है। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.